नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। यूपी मांगे उत्तर में आज बात दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जारी बैठकों की। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है। यही वजह है कि हर सियासी दल कमर कसकर मोर्चे बनाने में जुटा हुआ है। 2 दिनों के दिल्ली दौरे के बाद सीएम योगी लखनऊ वापस लौट रहे हैं। इन 2 दिनों में सीएम योगी ने पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक और अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक से मुलाकातें की हैं। हालांकि हर मुलाकात के बाद सीएम ने इन्हें शिष्टाचार भेंट ही बताया। एक तरफ जहां सीएम दिल्ली में आला कमान के साथ मिलकर 2022 की रणनीति तैयार कर रहे थे, तो वहीं लखनऊ में विपक्ष अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार के मुखिया लगातार बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले प्रधानमंत्री मोदी और फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। पीएम से सीएम योगी की मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम योगी ने करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात की थी। सियासी गलियारों में योगी की आलाकमान से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, मगर जानकार बताते हैं कि कोरोना में सरकार की छवि, संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर ही सीएम योगी आलाकमान से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। हालांकि प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सीएम ने ट्वीट कर इन मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट ही बताया। उधर योगी की आलाकमान से मुलाकात के बाद से विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ट्वीट के जरिए सीएम की मुलाकातों को दिल्ली दरबार में भटकना बता रहे हैं। उन्होंने लिखा, पद भिक्षा की खातिर देश के सबसे बड़े सूबे के सूबेदार दुर्दिन ऐसे आए, दर दर भटक रहे हैं वो दिल्ली के दरबार। अब तक बीजेपी की तरफ से मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट ही बताया गया, लेकिन विपक्ष इसमें अपना सियासी माइलेज तलाश रहा है। वैसे उत्तर प्रदेश में संभावनाएं कई हैं। उनमें से सबसे अहम है कैबिनेट विस्तार। उसकी वजह भी साफ है, सहयोगियों को साधना, खास तौर पर उन्हें जो बीजेपी के लिए बड़े वोट बैंक का इंतजाम करते हैं। इस संभावना को बल मिला दिल्ली की मुलाकातों के बाद। कल अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और फिर उसके बाद निषाद पार्टी से संजय निषाद ने भी अमित शाह से मुलाकात की थी। खबर यह है कि अपना दल और निषाद पार्टी सरकार में भागीदारी न मिलने से नाराज हैं और उन्हें साधने के लिए मंत्री पद भी दिया जा सकता है। वैसे छोटे दलों की उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमिका होती है और यही वजह है कि सबको साथ लेकर चलने वाला अमित शाह का पुराना फॉर्मूला 2017 में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा चुका है। अब एक बार फिर उसी फॉर्मूले को रिपीट करने की बारी है। तो सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री योगी इस फैक्टर को ध्यान में रखकर कैबिनेट विस्तार करेंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी से मिला मंत्र उत्तर प्रदेश विजय की पटकथा लिखेगा? और सबसे अहम सवाल ये भी कि खामोशी के साथ होता ये मैराथन मंथन क्या किसी और बड़ी रणनीति का हिस्सा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, सवाल तो बहुत सारे हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। यूपी जिनका उत्तर जानना चाहता है, यूपी जिनका उत्तर मांगता है, लेकिन आप जरा थोड़ी स्ट्रैटेजी समझिए। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव साल के शुरुआत में ही होने वाले हैं। 2022 में आप जानते हैं बहुत वक्त बाकी नहीं रह गया है। ऐसे में 2017 में जो रणनीति थी, छोटे दलों को साथ लेकर बीजेपी 325 के आंकड़े को छू पाई, रिकॉर्ड आंकड़ा छू पाई। ऐसे में उस रणनीति को क्या 2022 में रिपीट किया जाएगा? क्या उसी रणनीति को रिपीट करने के लिए ये सारी जो सियासी पहल है वो की जा रही है, या आप यूं कह सकते हैं कि सियासी मोहरे अपनी अपनी जगह पर तय किए जा रहे हैं? जितिन प्रसाद तब जबकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो क्या ब्राह्मण जो किंग मेकर कहा जाता है सरकार बनाने के लिए यूपी में, उस ब्राह्मण वोटर को रिझाने की कोशिश के साथ साथ वो ओबीसी से, कुर्मी से अनुप्रिया पटेल को एक बार फिर से उनको सरकार में वापस लाना, उनकी नाराजगी दूर करना, या अति पिछड़ा जो मल्लाह समुदाय है, निषाद पार्टी है, उसके साथ अमित शाह की बैठक, ओम प्रकाश
खास राजभर को भी हालांकि मनाने की कोशिश की गई, लेकिन राजभर का बयान भी हमने आपको सुनवाया। राजभर फिलहाल कह रहे हैं कि यूपी डूबता हुआ जहाज है, यूपी बीजेपी, और बीजेपी पर वो इस जहाज पर सवार नहीं होंगे। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। पैनल के पास चल रहे हैं, खास और बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। फिलहाल दो मेहमान हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी की तरफ से, और इसके साथ साथ अब्बास हैदर जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से, और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी अभी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। अनुराग जी और अब्बास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल अनुराग जी, आपसे डिबेट की शुरुआत कर रहा हूं। अनुराग जी, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकें जारी हैं। ऐसा लगता है कि अब चुनाव में जितना वक्त बाकी है, सियासी दल उससे भी कम वक्त मानकर चल रहे हैं। पल्लवी पटेल की अखिलेश यादव से मुलाकात हो या सीएम योगी की आलाकमान से? देखिए, एक बात आप मान के चलिए कि जिस तरह की दो बीजेपी देखने को मिली, एक उत्तर प्रदेश की बीजेपी, एक केंद्र की बीजेपी, और दोनों बीजेपी के बीच में पिस रही है हमारी उत्तर प्रदेश की जनता। देखिए, सारी मीटिंगों का दौर हुआ, लेकिन एक भी मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं हुई जैसे आप सामने आई हो कि उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर बात हुई हो कि उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना की वजह से इतनी करा रही है, महंगाई, बेरोजगारी से उनकी लगातार मौतें हो रही हैं, उसके बारे में तो इतनी हाईकमान की मीटिंग तो कभी नहीं हुई। इतना कोरोना काल गुजर गया, लोगों की मौतें होती ही रही, लेकिन कोई मीटिंग इतनी नहीं हुई कि दिल्ली के नेता यहाँ आते, यहाँ के नेता दिल्ली जाते। लेकिन जैसे ही कुर्सी डगमगाने लगते हैं या आपसी मतभेद होता है तो कैसे अपना बंदरबाट किया जाए, कैसे एक दूसरे को मना लिया जाए, मान मनोबल किया जाए। लेकिन ये दोनों के बंदरबाट में, मान मनोबल में हमारी उत्तर प्रदेश की जनता तो पिस रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को तो कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पंचायती चुनाव के बाद एहसास हो गया है कि उनकी जमीन खिसक गई है, तो जमीन बचाने के लिए वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बीजेपी एक दूसरे से मिलना तो चाहती है, लेकिन वो भूल गए हैं कि नेता को तो आप इधर से उधर, उधर से इधर ले जा सकते हो, उनको तो आप मीटिंग बुला के उनको चाय नाश्ता करा सकते हो, लेकिन जनता को क्या करोगे? जनता का मन तो आपसे उब गया है ना, जो 4.5 साल बाद भी आप इस स्थिति में नहीं है कि आप अकेले चुनाव में जा पाओ। इसके मतलब आपने कोई काम नहीं किया, जनता के प्रति आपका कोई जवाबदेही नहीं है, और आप जानते हो कि जनता का विश्वास आपके ऊपर से उठ गया है। इसीलिए देखिए, जिन लोगों को आपने मंत्रिमंडल से हटा दिया था, जिन लोगों को अपने मंत्रिमंडल में रखा भी नहीं, जिनको 4-4.5 तक आप लतियाते रहे, आपने पूछा तक नहीं, उनको आप बुला के मिला जा रहा है। इसके मतलब उन्हें एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में उनको सत्ता से बाहर फेंकने वाली है। तो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कोई काम की कोशिश नहीं है, क्योंकि जनता की जब तक बात नहीं होगी, जनता की समस्या का समाधान की बात नहीं होगी, तो ये कोशिश का कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ा होवे। जो पहले बोल चुका हूं कि यहाँ पे उनका खदेड़ा होवे। अगर उसकी शुरुआत प्रभु राम ने अयोध्या से ही कर दी, प्रभु राम ने कहा, प्रभु हमारे बच्चे बिना ऑक्सीजन के मर गए, तो आपको हमने यहाँ अयोध्या से भी हरा के भेज दिया। इसीलिए वहां देखिए आप काशी से भी बाबा काशी ने हरा के भेज दिया। आप देखिए, त्रिवेणी जैसी पवित्र प्रयागराज से भी उनको हरा के खदेड़ दिया, लखनऊ से भी खदेड़ दिया, मथुरा काशी से भी खदेड़ दिया। तो बचा उनके पास क्या है? अब तो खाली उनके पास खदेड़ा बचा है, तो भागते घूम रहे हैं। ठीक, ये बंगाल के बाद अनुराग भदौरिया साहब ने एक नया एक शब्द दे दिया। उन्होंने कहा यूपी में बीजेपी का खदेड़ा होवे, खेला होवे, तो हमने सुना था, इसलिए उनका 2022। ठीक, अनुराग जी आता हूं मैं इस पर आपके पास। ये नया शब्द दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये खदेड़ा होवे। हो सकता है कि 2022 से पहले ये कुछ ट्रेंड कर जाए या कुछ नया आ जाए। आजकल बहुत कुछ ट्रेंड कर जाता है। मैं स्वागत करता हूं मनीष शुक्ला जी, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मनीष जी, इससे पहले मैं आपके पास आऊं, अब्बास हैदर साहब, कांग्रेस की रणनीति थी कि ब्राह्मण विरोधी बताया जाए बीजेपी को। जितिन प्रसाद तो बीजेपी में शामिल हो गए। अब्बास जी, देखिए, जितिन प्रसाद जी का जहां तक सवाल है, जितिन प्रसाद जी के पास आज प्रिंट का सर्वे हुआ था, उसमें उन्होंने वहां के 87% जो शाहजहांपुर और धरौड़ा जहां से एक बार सांसद रहे हैं, 87% जनता ने कहा या तो वो उन्हें जानते नहीं है या फिर वो जो है बीजेपी में जाके उन्होंने गलत फैसला लिया। ये मैं आपको एक रहा होगा, जितिन प्रसाद जी इतने बड़े ब्राह्मण नेता होते तो लगातार 3 चुनाव ना हारते, तीसरे और चौथे पे ना जाते। इन्होंने लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जैसे नेता को तो इन्होंने घर बैठा रखा है। जितिन प्रसाद जी को करके ये मैसेज देना चाहते हैं, तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। अनुराग जी की बात से मैं सहमत हूं कि इनको उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में बाहर खदेड़ देगी, कोई इन्हें बचा नहीं सकता। ये उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास में पहली ऐसी सरकार है जिसके खिलाफ उसके 100 से ज्यादा विधायक धरने पे बैठे हों। इतना असंतोष है इनके नेताओं में, इनके विधायकों में, इनके मंत्रियों में मुख्यमंत्री के खिलाफ कि वो उनकी सुनते नहीं है। दिल्ली में जो है दत्तोत्रेय जी जब आपके आए थे, हसबोले जी, तो उनसे ही मुख्यमंत्री जी शायद मिले नहीं। इस तरीके अभी एक अमर उजाला की खबर थी,
उसमें आरएसएस के सूत्रों से उन्होंने लिखा था कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने केंद्र के इशारे पे सब काम किया, जो एमएलसी और राज्यसभा की लिस्ट आती थी सब मैं कर देता था, अधिकारी जो है दिल्ली रिपोर्ट करते थे। तो ये फेडरल जो सिस्टम है, क्या उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई है? क्या राज्य सरकार को केंद्र सरकार के अधीन आकर के उसके अधिकारी उसको काम करवाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। लेकिन सवाल तो आपसे मेरा ये भी है, अब समय निकल चुका, क्या आपने कहा कि अगर जितिन प्रसाद इतने बड़े नेता होते तो 3 चुनाव ना हारते। मैं समझ गया, आप बात कर रहे हैं 19 की, 17 की, आप बात कर रहे हैं धौरहरा और शाहजहांपुर दोनों की। लेकिन अगर इतने बड़े नेता नहीं थे तो फिर क्यों आप उनको लगातार टिकट देते रहे? क्यों फिर आप अपनी सीट ही खतरे में डलवाते रहे, शाहजहांपुर और धौरहरा जैसी अहम सीट? पहले सवाल। दूसरा सवाल, आप अनुराग जी की बात से सहमत हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे, लेकिन सवाल यह, आप फिर से विपक्ष में बैठने को तैयार हैं क्या? विपक्ष में बैठकर ये नजारा देखेंगे? क्योंकि सपा ने तो पहले ही कहा है किसी बड़ी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे हम। बिल्कुल नहीं जी नहीं, बिल्कुल सब अपने अपने चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी एक हमारे पास मजबूत फेस आने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस पार्टी अपने बल पे सरकार बनाएगी 2022 में, मुझे पूरा विश्वास है। और जतिन प्रसाद जी चुनाव लड़े, चुनाव हारे, और ब्राह्मण नेता कितने बड़े हैं उत्तर प्रदेश के वो आने वाला समय बता देगा। जो इनके ब्राह्मण नेता है, जो मुख्यमंत्री पहले से बने बैठे, उनको कितनी तवज्जो दे दी इनकी पार्टी ने, ये सब ने देखा है। और उसके अलावा और जो बड़े बड़े नेता, जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी थी, 2014 में 73 विधायक सांसद आ गए भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के मिल करके, उनको घर बैठा दिया इन्होंने। तो ब्राह्मणों को कितना सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में, ये जानते हैं। इनके सुल्तानपुर के एक विधायक ने कैसे सवाल उठाए थे, ब्राह्मण विधायक थे त्रिपाठी जी, की किस तरह से ब्राह्मण कितने हत्याएं हुई, कितने इनकाउंटर हुए, जिनकी हत्याएं हुई उनके अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सवाल उठाए हैं। हम लोग सवाल उठाएं तो बात अलग है, विपक्ष तो चलिए सवाल उठाएगा आपके। जब आपके नेता सवाल उठा रहे हैं तो उसका क्या जवाब है आपके पास? आपके विधायक धरने बैठते हैं, आपके सांसद धरने में बैठते हैं। कितने उदाहरण है उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार से, इतना असंतोष है। मैं इस पर आ रहा हूं, और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मनीष शुक्ला जी हैं। अब्बास जी, लौटता हूं मैं इस पर आपके पास। मनीष शुक्ला जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी, आप सुन सकते हैं मुझे? जी मनीष जी, सवाल यह है, अब्बास जी ने कहा पहले तो ब्राह्मणों की अनदेखी होती रही, अब जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल करा के संदेश ये दिया जा रहा है कि ब्राह्मणों का भी बीजेपी ख्याल रखती है, सवर्ण वोटर का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। जितिन प्रसाद की पार्टी में एंट्री यही संदेश दे रही है क्या? देखिए आशीष जी, 2-3 बातें हैं। एक तो पहले समाजवादी पार्टी की बात का जवाब दे दूं, फिर कांग्रेस के भी जवाब देता हूं। देखिए अभी अनुराग जी कह रहे थे कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की बीजेपी और दिल्ली की बीजेपी, और जब वो ये बात कहते हैं तो उससे एक बात साफ होता है कि राष्ट्रीय पार्टियों का स्वरूप चूंकि इनको नहीं पता है, तो इसलिए उनको ये प्रॉब्लम आती है। मुझे लगता है कि लखनऊ की बीजेपी, दिल्ली की बीजेपी, मेरा इनसे सवाल है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तम जी, उनकी बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से होती है कि नहीं होती है? अब दुश्वारी ये है कि इनका सारा चीज वही विक्रमादित्य मार्ग पे ही जाके बात कर लेते हैं, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, आसाम के भी लोगों को दिल्ली आना पड़ता है, तो राष्ट्रीय पार्टी का स्वरूप नहीं जानने के नाते से इनको समस्या आती है, इसलिए उस पर कोई जवाब नहीं देना है। एक बड़ा अच्छा टर्मिनोलॉजी उन्होंने प्रयोग किया, खदेड़ा होबे, ये इनका अपना अनुभव है। आपको याद दिला दें 2016-17 की जाड़ों की रातों में श्री अखिलेश यादव जी खदेड़ रहे थे मुलायम सिंह यादव को, मुलायम सिंह यादव जी अखिलेश यादव को खदेड़ रहे थे, शिवपाल जी अखिलेश को खदेड़ रहे थे, और अखिलेश जी शिवपाल जी को खदेड़ रहे थे। खदेड़ते खदेड़ते उन्होंने मुलायम सिंह जी को खदेड़ दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को हथिया लिया। तो इनका अपना अनुभव है, खदेड़ा हो गए। समाजवादी पार्टी का संस्कार भी ऐसा है कि खदेड़ो, लाठी लेके दौड़ो, और जिस तरीके से नग्न नाच इन लोगों ने किया था, इनका अपना अनुभव है। अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है, हमारा एक लोकतांत्रिक स्वरूप है, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है, और इसलिए बैठकें होती हैं। क्योंकि बैठकों के बाद जो कार्यकर्ता की मन की बात है वो बाहर आती है, और बैठकों में क्या हुआ मैं बता देता हूं। जिस तरीके से कोरोना काल में उत्तर प्रदेश ने प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया, 24,000 जनसंख्या होने के बावजूद, जिस तरीके से केंद्र ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई, वायुसेना के विमानों का प्रयोग किया, जिस तरीके से केंद्र ने 18+ के लिए भी फ्री वैक्सीन की व्यवस्था की,
और तमाम आगे वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का विकास का पहिया कैसे तेज हो, ये आज हमारे मूल विषय थे, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी गए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, आदरणीय गृह मंत्री जी से मिलने गए थे और अपने संगठन के प्रमुख आदरणीय जेपी नड्डा जी से मिलने गए थे। और रहा बात कांग्रेस का, तो साथी ने बताया कि 87% लोग लखीमपुर में उनको जानते नहीं थे, लेकिन ये बात इनको तो पता है, लेकिन राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी को नहीं पता था, इसीलिए वेस्ट बंगाल का प्रभारी उनको बना दिया गया जतिन प्रसाद जी को। नहीं, ये सवाल मैंने पूछा था। मैं आपसे मनीष जी एक सवाल मैं आपसे और पूछ रहा हूं। देखिए 2017 की जो रणनीति थी कि छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे, 325 सीटें भी आप ले आए, 22 की भी करीब करीब वही रणनीति नजर आ रही है, लेकिन 4 साल बाद इन सहयोगी दलों की याद आई। ये सवाल अनुराग जी ने भी पूछा, ये सवाल अब्बास जी भी पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि 4 सालों में याद नहीं आई, जब चुनाव आ गए तब आपको अपने सहयोगियों की याद आ रही है, और उसके बाद सहयोगी भी अब जाकर अपनी शिकायतें या मांगे रख पाने में सक्षम है। देखिए आसिफ जी, आपका सवाल इसलिए मैं जवाब दूंगा जी, लेकिन सपा और कांग्रेस के नाते इसलिए नहीं देना कि इनको अपनी पार्टी के लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की चिंता कम करनी चाहिए। नहीं, विपक्ष है उनका सवाल पूछने कहा कि मनीष जी आप जवाब देंगे तो मैं जवाब दूंगा जी, मैं जवाब दे रहा हूं जी, मैं जवाब दूंगा, लेकिन इन लोगों को कभी अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। देखिए 2014 से मैं आता हूं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का गठबंधन था। हम लोगों ने 73 सीटें और 327 असेंबली सेगमेंट में हम आगे थे 2014 में। 17 में अपना दल बीजेपी के साथ राजभर जी की पार्टी भी साथ में लड़ी थी और हम लोग 325 विधानसभा के चुनाव में जीत दर्ज किया। और 2019 में राजभर जी की पार्टी हमारे साथ नहीं थी, हम और अपना दल एक साथ थे, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल साथ थे, और 63 सीटों में हम लोगों ने विजय दर्ज किया। लगभग 293-94 विधानसभा सेगमेंट में हम आगे थे। यानी 14 से लेकर और 19 तक लगातार हम लोग की विधानसभा सेगमेंट 300 के आसपास ही है, और अपना दल हमारे साथ तीनों चुनाव में था। राजभर जी की पार्टी 2017 में हमारे साथ थी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर वर्ग है, जो हमको वोट करता है, जो हमारी विकास की नीति को मानता है, मैं आज चीज में बहुत मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, संतोष के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद हमने जब राजनीति को बदला तो आज विकास पे बात होती है। और बात एक चीज पे और होती है, आज अनुराग भदौरिया जैसे लोगों को बाबा विश्वनाथ को भी याद करना पड़ता है, भगवान राम को भी याद करना पड़ता है, भगवान कृष्ण को भी ठीक मनीष जी, अब आप जहां ले जा रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि डिबेट फिर वही केंद्रित हो जाए, उस पर न जाने कितनी डिबेट हम कर चुके हैं। मनीष जी लौट रहा हूं मैं आपके पास, आता हूं सर। मनीष जी एक ब्रेक लेना है मुझे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट रज़िक वदूद साहब जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका रज़िक जी। रज़िक साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, जो मनौवल शिकायतों मनाने का जो दौर दिख रहा है, ऐसा लगता है कि 17 की रणनीति 22 में भी रिपीट करने की भरपूर तैयारी हो गई है। ये देखिए निश्चित ही है। आप देखिए तो उत्तर प्रदेश चुनाव को मात्र 7 से 8 महीने बचे हैं, और 7 से 8 महीने पहले अगर इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होंगी प्रदेश में, तो फिर उत्तर प्रदेश किस बात के लिए जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का रास्ता का दिल्ली से की गद्दी को अगर किसी को पाना है तो उत्तर प्रदेश को जीतना पड़ता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश कोई हल्का प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, 6 महीने 7 महीने बचे, सबको हलचल सुनाई देगी। और सत्ताधारी दल की जाहिर सी बात है, अपने पार्टी के अंदर और सहयोगी सब अपना ये समय होता है निगोशिएट करने का, सब अपनी नाराजगियां दूर कराते हैं, सब निगोशिएट करते हैं कितनी सीटों पे कौन चुनाव लड़ेगा, पिछली सीटों पे कौन हारा कौन जीता। तो ये इस वक्त माहौल गरमाया जा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर देखें तो देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह के बाद अगर देखें तो योगी जी एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर आप देखें तो गुजरे हुए 3 से 4 साल के अंदर जितने चुनाव हुए हैं, उसमें योगी जी को स्टार प्रचारक के रूप में पूरे देश में घुमाया गया है। ये बताता है कि योगी जी कोई हल्की शख्सियत नहीं है, कि त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ हैं। और इनकी चाहे भले जो भी कार्यशैली हो, उसे कोई संतुष्ट हो ना हो, लेकिन ये हकीकत है कि केंद्र के पास या भारतीय जनता पार्टी पास या संघ के पास योगी आदित्यनाथ का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और दूसरी बात ये कि देखिए
योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जब 200 के आसपास विधायकों ने एक आक्रोश पैदा किया, धरना दिया, उसके बाद क्या हुआ कि केंद्र की तरफ से कोई भी या केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई भी उस टाइप की कोई गतिविधि नहीं हुई, कोई ऐसा नहीं प्रयास हुए कि लगे कि हाँ भाई नाराज विधायक हैं, इनको मनाया जाए, नाराज नेता है उनको मनाने का कोई प्रयास किया जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को यूपी में जो भाजपा के नेता है वो पसंद नहीं करते। लेकिन इस वक्त जो घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार से संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व यहाँ आता है, रिपोर्ट करता है, मीटिंग करता है, ये कहीं ना कहीं नाराज कार्यकर्ताओं, नाराज नेताओं को रिझाने का एक मैकेनिज्म भी है। और आज जब सारी समस्याएं और सारी चीजें सेटल हो रही हैं, तो योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाने के बाद सबसे शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं। भले 1 घंटे की मीटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी चर्चाएं हो, लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ एक प्रकार का मैकेनिज्म है जिसके जरिए अंतर्विरोध को स्वतः जो है समाप्त किया जा सके, ऑटोमेटिकली उसको डिसॉल्व किया जा सके। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, और ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया अंतर्विरोध, इस पर मैं मनीष जी से सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन उससे पहले यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, और ब्रेक के बाद बहुत से सवाल हैं। ब्रेक के बाद जातिगत वोटर्स को रिझाने की कोशिश, 17 की रणनीति 22 में कितनी कामयाब, रिपीट होगी भी कि नहीं होगी, नाराजगी, मान मनोवल का दौर, इन सब पर सवाल होंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा हम अपने पैनल की तरफ चलते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मनीष शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया जी, कांग्रेस की तरफ से अब्बास हैदर जी और राजनीतिक विश्लेषक रज़िक वदूद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब्बास जी, आपके पास आ रहा हूं। अब्बास जी, ओम प्रकाश राजभर का बयान एक तरफ, दूसरा मैं आपसे एक सवाल इस पर यह पूछ रहा हूं। ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं कि भाजपा डूबता जहाज है, हम उसके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन पल्लवी पटेल अगर आज मुलाकात करती हैं तो वो प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं करती हैं, वो कांग्रेस के किसी सीनियर लीडर से मुलाकात नहीं करती, वो जाकर अखिलेश यादव से मिलती हैं। पल्लवी पटेल या ऐसे और छोटे दल वो कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जुड़ना चाहते? देखिए, अभी समय आ रहा है, ये तो लोकतंत्र है, बहुत जिसको जहां जाना है वो जा सकता है। और अभी वो वहां भी बात कर रही हैं और जगह भी बात कर रहे होंगे, सभी राजनीतिक दल ऐसा करते हैं। अभी कुछ महीनों के बाद मुझे लगता है स्थिति ज़्यादा साफ होगी और कांग्रेस छोटे दलों को लेकर के और अकेले भी मजबूती से लड़ेगी, और सबको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी मजबूती से आने वाला चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये रहा कि किससे कौन बात कर रहा है, मेरे ऊपर से गया, अकेले लड़ेगी कि छोटे दलों के साथ लड़ेगी? आपने कहा छोटे दलों के साथ मिलकर अकेले लड़ेगी, मैं समझ नहीं पाया। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी अकेले मजबूती से चुनाव लड़ने की स्थिति में तैयार है। अगर छोटे दल हमारे साथ आते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं, जो हमारी विचारधारा के साथ खड़ा है हम उसको लेने को तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा से नहीं डगमगा सकती, विचारधारा के साथ जो भी पार्टी हमारे साथ आई नहीं। तो फिर महाराष्ट्र में क्या हुआ था सर? मतलब विचारधारा क्या शिवसेना आपके साथ आ गई थी, आप वो विचारधारा का फिर क्या हुआ उधर? नहीं, देखिए, अलग हर राज्य में अलग परिस्थिति होती है। विचारधारा हमारी अपनी है, हम अपने जो विभाग कांग्रेस है वो अपने हिसाब से चला रही है, सरकार चल रही है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सरकार चलती है, उस पे वो सरकार चल रही है। प्री पोल अलायंस की जहां तक बात है, जो हमारे लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनके लिए हम तैयार हैं, उन्हीं के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, जो भी हमारे साथ आना चाहे। अभी ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, जब भी ये सवाल पूछिए तो फिर एक साथ में एक बात और आती है कि भाजपा का जम्मू में पीडीपी से गठबंधन हो या महाराष्ट्र में कांग्रेस का शिवसेना से, राज्यों के आधार पर अगर विचारधाराएं बदल जाएं तो विचारधारा बड़ी फिर डाइल्यूट हो गई आजकल। मैं खैर अब्बास जी आता हूं उस पर आपके पास, अनुराग भदौरिया जी आपके पास भी आऊंगा, मनीष जी आपके पास भी आऊंगा, रज़िक साहब आपके पास आ रहा हूं। रज़िक साहब, सवाल मैंने अब्बास जी से कुछ और पूछा था, बताया उन्होंने कुछ और। मैंने ये पूछा कि छोटी पार्टियां सपा में तो इंटरेस्ट दिखा रही हैं या भाजपा में इंटरेस्ट दिखा रही, लेकिन वो कांग्रेस में इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रही? तो उन्होंने कहा दरवाजे खुले हुए हैं। दरवाजे तो आपने खोल लिए, कोई आना तो चाहे। देखिए, कांग्रेस की मजबूरी है कि कांग्रेस को कुछ ना कुछ कहना है, कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ अपना वजूद को लेकर के बताना है। कांग्रेस खुद भ्रम की स्थिति में है। जबकि जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है जिन प्रदेशों में, वहां पर जब कांग्रेस भ्रम में है तो उत्तर प्रदेश में तो बहुत कमजोर है। उसके पास तो ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर पे कार्यकर्ता नहीं है ऑन पेपर। कांग्रेसी तो हर गांव, हर
हर मजरे में मिल जाएंगे कांग्रेस और कांग्रेस को वोट देने वाले, जिनको जो बिना किसी नेता के आए वोट देते हैं। लेकिन मजबूरी यह है कि कांग्रेसी नेता नहीं है, कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी कैडर नहीं है जो उन वोटों को कलेक्ट कर पाए। कांग्रेस को वोट देने की वाली जनता है मौजूद, लेकिन कांग्रेस में लोग ही नहीं है जो जनता से वोट ले पाए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है यूपी में। और देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर जब तक नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व का फैसला नहीं हो जाता, यूपी में हो या देश में कहीं भी, कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हो पाएगी, सिर्फ कमजोर हो सकती है। और दूसरी बात, ये कांग्रेस की स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन अगर हम बात सपा की करते हैं तो आज सपा मुख्य विपक्षी दल है, और अगर कोई चुनौती दे सकता है भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के साथ वो हर दल आ रहा है पास, उनके हर व्यक्ति वो जो किसी भी पार्टी को छोड़ता है वो सपा में क्यों जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसको भाजपा से लड़ना है, अगर उसको अपने जातिगत मुद्दों को सुलझाना है, अगर उसको अपने आधार अपनी पार्टी का बचाए रखना है, तो उसको समाजवादी पार्टी के साथ चलना पड़ेगा। और इसीलिए चाहे ओपी राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, और चाहे आने वाले दिनों में हो सकता है निषाद पार्टी का भी आगे पीछे हो मामला, तो वो भी सब चीजें कहीं ना कहीं ले दे करके धुरी, यहाँ दो धुरियां हैं, एक समाजवादी पार्टी और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। ना बसपा बची है ना कांग्रेस बची है। ये रज़ीक साहब बहुत सही बात कही आपने। मैं अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी, आपसे एक सवाल। जब मैं ये पूछता हूं कि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के नेता से मिलती हैं, कांग्रेस के किसी नेता से नहीं मिलती, तो सवाल मैं आपसे वही पूछना चाहता हूं कि एक नेता का अपनी विचारधारा छोड़कर समान विचारधारा में शामिल हो जाना समझ में आता है। जितिन प्रसाद समाजवादी पार्टी क्यों नहीं आ सकते थे, या उन्होंने अप्रोच किया था? एकदम विपरीत विचारधारा में बीजेपी में चले जाना, इसका मतलब सपा को वो कमतर आंक रहे थे, या कुछ बात नहीं बनी और अप्रोच हुआ था? देखिए, एक बात आप मान के चलिए, कौन कहां जाता है समाजवादी इस बात की चिंता नहीं करती है। समाजवादी लोग जमीन स्तर पे गांव में रहते हैं और अपना काम करते हैं, उन्हें नहीं मतलब है कौन कहां जा रहा है, कौन कहां आ रहा है। ये सब वो पार्टियां सोचती हैं जो पार्टियां अभी जिसको लगता हो जिनकी जमीन खिसक गई हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी है। अब देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मनीष शुक्ला जी इतना अच्छा चेहरा है ब्राह्मण के, इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन इनको क्या वो चद्दर बिछाने का ही काम देंगे क्या भैया? ऊपर से इंपोर्ट करके नेता लाके इनके ऊपर बैठा देंगे क्या? तो ये कैसे सब कर लेंगे? ये आजकल प्रवक्ता दूसरे प्रवक्ताओं की चिंता जताकर पार्टी पर निशाना साधने का बढ़िया तीर चलाते हैं, लेकिन तब जबकि अनुराग जी आपने पूछा, नहीं अनुराग जी आपसे ही सवाल है, आपने कहा समाजवादी गांव में रहते हैं, इस बात की फिक्र नहीं करते कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो ये शिवशंकर पटेल कौन है साहब, ये कहां से आए? अरे बात तो मुझे पूरी करने दो, फिर उसके बाद टोक लीजिएगा। मैं कह रहा हूं, जैसे हमारे मनीष शुक्ला जी बैठे हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, लखनऊ से इतनी दिनों से भारतीय जनता पार्टी के स्कूल कॉलेज डे से लगातार, लेकिन उनकी कोई चर्चा नहीं है। चर्चा किसकी है? इंपोर्ट करके ला रहे हैं उसकी चर्चा। क्यों? क्योंकि दिल्ली वाली बीजेपी है ना, दिल्ली वाली बीजेपी उत्तर वाली बीजेपी पे हावी हो रही है, ये चिंता की बात है। तो मैं तो मनीष जी के शुभचिंतक के नाते बोल रहा हूं ना कि इनके यहाँ पे देखिए, जैसे भाई इतने सालों से है ना, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और वो सब मलाई खाने आ जा रहे हैं। इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं कि कभी कभी खुशी दुबे की बात कर लो, आपकी हमारी सबकी बहन है, वो बेचारी जेल में बेवजह बंद है, तो क्यों नहीं मनीष शुक्ला जी उसकी आवाज उठाते? क्या दिक्कत उसमें? भाई ऐसा तो है नहीं, उसके अगर उसका पति क्रिमिनल था उसको सजा मिली, लेकिन अब उसकी खुशी दुबे की, उसकी मां की खुशी लौटाने में क्या दिक्कत है भाई? उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है नहीं, बस इतना कि उससे शादी हो गई इसलिए उसको सजा मिलेगी, या उसको जबरदस्ती किसी वजह से सजा दी जा रही है, वजह मनीष शुक्ला जी जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अंतरात्मा को मार के राजनीति मत करो मनीष जी। अंतरात्मा जिस दिन आप मार देंगे उस दिन आप जमीन में अपने लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे। नहीं देखिए अनुराग जी, ये आपने अपने सवाल का बहुत बड़ा हिस्सा केवल और केवल उनके राजनीतिक भविष्य पर नहीं रखी थी, आपने चिंता जाहिर की, मैं स्वागत करता हूं उसका, आपने चिंता जाहिर की, वो आपस में सामंजस्य भाईचारा रहना चाहिए। सवाल तो मेरा अनुराग जी आपसे यह भी था कि सर देखिए 17 या 19 रणनीति आपकी जो थी वो बीजेपी से बिल्कुल विभिन्न थी, विपरीत थी। विपरीत ये थी कि दो बड़े दल चुनाव लड़ेंगे, वो चाहे 19 का चुनाव हो या 17 का चुनाव हो। अब जब 17 की बीजेपी की रणनीति की छोटे दलों को साथ ले आइए, आपने भी ऐलान कर दिया कि छोटे दलों के साथ मिलकर ही लड़ेंगे, तो फिर क्या अंतर रह गया दोनों दलों की रणनीति में, या आपका कुछ अलग सीन है? देखिए हमारा बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनकी जो राजनीति है वो हवाई है, दिल्ली से चलती है ना, दिल्ली से हवा में चलती है, लुटियन जोन में चलती है, 10-10, 20-20 एकड़ के बंगले में चलती है, हवाई जहाज में बैठ के उड़न खटोले से दौरे होते हैं। हमारी
बेचारी समाजवादी गांव में लोगों के साथ, किसानों के साथ, अपने लोगों के साथ पड़े रहते हैं। हम लोग भाई दिल्ली विल्ली कहाँ इतनी बड़ी लिए जहाज दौड़े घूम रहे हैं भाई लुटियन जोन में। देखो ना कल से अपना पद बना रहे, कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लुटियन जोन में घूम रहे हैं भाई, इस गली से उस गली, उस गली से इस गली, इस घर से उस घर, माथा टेकते घूम रहे हैं, प्रभु प्रभु नमस्कार नमस्कार, देखे रहो, बचाए रहो, बचाए रहो। अरे भैया कहाँ बचाए रहो भाई, उत्तर प्रदेश के व्यक्ति हो आप, इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, कहाँ आप गली में चक्कर काट रहे हो? अरे उत्तर प्रदेश की जनता की मदद करते तो आपको ये सब करते घूमने थोड़ी पड़ता। अनुराग जी सदा फॉर्म में रहते हैं, आज भी उसी फॉर्म में खेल रहे हैं। मैं लौटता हूँ आपके पास अनुराग जी। अनुराग जी पूरा मैच है, सारी टीमों को मौका मिलना चाहिए। लौट रहा हूं मैं आपके पास। एक तरफा तो खैर टीम में अगर खेलेंगे तो क्या मजा आएगा सर, एक तरफा मैच में कभी मजा नहीं आता। मनीष शुक्ला जी, नहीं मुझे लगता नहीं मनीष शुक्ला जी कि मैं आपसे कोई सवाल पूछूं और आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। खदेड़ा हो रहा है उनका। हाँ पूछ लेता हूं मैं, एक मिनट अनुराग जी, एक मिनट अनुराग जी, एक मिनट अभी तो खदेड़ा। अनुराग जी प्लीज अनुराग जी एक मिनट। जी दौड़ने लगे दिल्ली की। मनीष जी मुझे पता है मैं सवाल आपसे कुछ भी पूछूंगा, सबसे पहले आप अनुराग भदौरिया जी के ही सवालों का जवाब देंगे, तो पहले आप अपनी बात रख लीजिए, फिर सवाल पूछता हूं मैं। नहीं आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये बात है तो सुनिए फिर सर। ओम प्रकाश राजभर पार्टी से अलग हो गए। हाँ मनीष जी, ओम प्रकाश राजभर नाराज हो गए, कह रहे भाजपा डूबता हुआ जहाज है। मुझे नहीं पता, आपका जहाज है, आप बेहतर जानते होंगे। अनुप्रिया पटेल जाकर अमित शाह से मिल रही हैं, निषाद पार्टी संजय निषाद जाकर अमित शाह से मिल रहे हैं। ये चुनाव से ऐन 6 महीने पहले क्यों हो रहा है? देखिए आसिफ जी, मैंने चर्चा के पहले दौर में ये बताया 2014, 17, 19 तीनों बार हमने बताया कि हमने विधानसभा में कितनी जीती और लोकसभा के दौरान कितने असेंबली सेगमेंट्स में हमने जीती। और जब ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ 2014 में नहीं थे तब हम 327 सीटों पे आगे थे। जब हमारे साथ थे इन तीनों चुनाव में हमारे साथ अपना दल लगातार था। तो जब ओम प्रकाश राजभर जी 14 में नहीं थे तो 327 सीटों पे हम आगे थे। 17 में जब हमारे साथ थे तो हम 325 सीटों पर आगे थे। और जब लोकसभा में 2019 हमारे साथ नहीं थे तो भी हम 298 सीटों पे, लगभग 300 सीटों के आसपास असेंबली सेगमेंट पे हम आगे थे। तो हमारी सीट, हमारा वोट और ये लगातार 14 से एक जैसा बना हुआ है। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी एक राजनीतिक दल में है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2020 से वो लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन पहली बार विधानसभा में या कैबिनेट में वो तब आए जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन था। उसके पूर्व उनके पास कभी भी एक सीट भी नहीं थी और तमाम लोगों के साथ वो गठबंधन पहले भी कर चुके हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जो तमाम दलों के लोग हैं, अगर वो अपनी चिंता करते तो कुछ सीटें 47 से हो सकता है, 1 सीट आगे पीछे होते, लेकिन अब ये लोग 4 सीट की तरफ बढ़ने वाले हैं। जिससे एक मारुति कार में लोग भर के चल दें फिर वापसी कर दे सैफई। ये गांव में रहने वाले लोग हैं, ऐसा अनुराग जी कह रहे थे। कौन सा गांव? सैफई, जहां क्या होता था महोत्सव। कौन लोग आते थे? मुंबई के सितारे, यानी आलीशान लुटियंस जोन के जो 7 सितारा होटल है वो सैफई में फेल रहते थे, उनके सामने फेल रहते थे। अनुराग जी एक मिनट, अनुराग जी परिभाषा समाजवादी जानते हैं। अनुराग जी मनीष जी आपकी चिंता कर रहा हूं। अनुराग जी प्लीज एक मिनट नहीं अनुराग जी एक मिनट, आप कह रहे हैं तो सुन भी लीजिए। मुझे पता है अनुराग साहब, मैं जानता हूं कि आप मुख्य विपक्षी दल हैं, लेकिन अब्बास जी सुन रहे हैं ना, बैठे हैं ना, उन्होंने आपको जवाब दे दिया। एक मिनट रुकिए प्लीज अनुराग जी, एक मिनट। लगाने वाले लोग आज गरीब और गरीबी की बात कर रहे हैं। गरीब और गरीबी की बात सैफई में नाचने वाले लोगों के मुंह से सुनना अच्छा नहीं लगता है। अनुराग भदौरिया जी, मिल रहा है क्यों भाई? भदौरिया जी देखिए, भदौरिया साहब मैं एक तो आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता दर्शक भी कितना सुन पा रहे हैं। आपकी सारी एनर्जी सर वेस्ट जा रही है। एक मिनट सर, देखिए अनुराग जी, मैं आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज एक मिनट। मैं अपनी टीम से कहता हूँ, एक मिनट, अनुराग जी का वॉल्यूम नीचे करिए, अनुराग जी का वॉल्यूम नीचे करिए। एक मिनट, मैंने बहुत ट्राई किया, प्लीज एक मिनट। अब बोलिए मनीष जी आप। आसिफ जी देखिए, डिबेट की मर्यादा रहती है, मैंने सब चीज सुना। नहीं, मैंने सबको बराबर मौका दिया सर, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, कोई नहीं मानता तो मजबूर हो जाता हूं। आप बोलिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो निश्चित रूप से ये 7 सितारा वाले जो गांव में महोत्सव मनाने वाले लोगों से गांव गरीब और गरीबी जो बोलते हैं तो इनके ऊपर लोग हंसते हैं।
लोकतंत्र एक परिवार की पार्टी, कभी बेटा अध्यक्ष, कभी बाप अध्यक्ष। परिवार में 25 साल की उम्र के कोई आदमी नहीं था जो विधायक, सांसद, विधान परिषद में बन गया हो। ये लोहिया की बात करते हैं। मैं एक बार फिर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का ट्रेंड है कि आज आपको विकास पर बात करनी पड़ रही है। अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव को प्रभु राम का नाम लेना पड़ रहा है, काशी विश्वनाथ का नाम लेना पड़ रहा है। मनीष जी, मैंने आपसे जो पूछा था सर, सवाल मैंने कुछ और पूछा था। आप अभी भी वो सैफई समाजवादी पार्टी के इतिहास, भविष्य, वो रिश्तेदारी, वो नहीं सर। मैं तो आपसे पूछा था कि क्या वाकई जो आरोप दिया है, हाँ, जो आरोप लग रहे हैं कि निषाद पार्टी नाराज है, अपना दल नाराज है, अपने लिए हिस्सेदारी मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, क्या ये दोनों दल आपसे नाराज चल रहे हैं? क्या मान मनोवल का दौर चल रहा है? ये मेरा सवाल था आपसे मनीष जी। मैं जवाब देता हूं जी। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी का हमारे गठबंधन के पहले, वो मैंने बता दिया। मुझे लगता है वो बात पूरी हो गई। अब आप निषाद पार्टी की बात करें। देखिए, संजय निषाद जी के पुत्र हमारे सांसद हैं, प्रवीण निषाद जी, हमारे सिंबल पर जीते हैं। उनका पूरा सम्मान है, और अगर एलाइज होने के नाते उनकी कोई बात होगी तो जो भी जेन्युइन बात होगी, राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर निर्णय लेगा। रहा बात अपना दल का, अपना दल ने एमएलसी बनाया श्री आशीष पटेल जी को, भारतीय जनता पार्टी ने। आपको खुद पता होगा कि अपना दल के कितने विधानसभा में सदस्य थे, विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ती थी। वो जो बड़ी संख्या थी वो भारतीय जनता पार्टी ने ही दी। हम सदैव से सम्मान करते हैं जो हमारे लाइफ है। और हम, आपको भी ध्यान होगा कि जब हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकारें होने के बावजूद जो हमारे लाइफ में रहे, हमने केंद्र में भी और प्रदेश में भी, मंत्रिमंडल में भी स्थान दिया। ठीक सर, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास मनीष जी। रज़ीक साहब आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर मैं अनुराग जी आपके पास और अब्बास जी आपके पास आता हूं। विपक्ष की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्या सर कि दरअसल बीजेपी इन बैठकों के जरिए से या जिन नेताओं से मुलाकात कर रही है उसे अगर थोड़ा सा अगर गौर से देखें तो ब्राह्मणों को साधने के लिए जितिन प्रसाद की एंट्री, फिर से पिछड़ों को साधने के लिए कुर्मी वोट बहुत बड़ा है, उसको साधने के लिए अनुप्रिया पटेल की खातिर या उनको तवज्जो देना, अति पिछड़ा मल्ला को साधने के लिए निषाद पार्टी को तवज्जो देना, ये जाहिर बात है कि विपक्ष भी देख रहा है कि कैसे कैसे मोहरे तैयार हो रहे हैं। देखिए, बात ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना कुनबा था। चाहे निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओपी राजभर हो, तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी थे। अभी स्थिति क्या है कि जो भी प्रदेश में कार्यशैली है, शासन कार्यशैली, और जो भी प्रकार से यहाँ पर सबकी आकांक्षाएं रही होंगी इन छोटे छोटे दलों की, उनमें शायद पूर्ति नहीं हो पाई उनकी। और अभी चुनाव का समय है, तो जाहिर सी बात है 6 महीने बचे हैं, उन्हें भी तय करना है कैसे चुनाव लड़े, क्या करें। तो कहीं ना कहीं इस वक्त अपनी बातें, अपनी शिकायतें, और केंद्रीय नेतृत्व इस वक्त पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की को मॉनिटर कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कैसे क्या किया जाएगा। तो इस वक्त चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे ओपी राजभर हो, चाहे निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल हो, जो भी है, चाहे घर के लोग हो, चाहे सहयोगी हो, सबको इस वक्त साधने का काम केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का अल्टरनेटिव भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। चाहे कुछ भी हो, योगी आदित्यनाथ का मुकाबले कोई भी नहीं है। तो चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ लड़ना है। अब बात आ गई कि चुनाव तो लड़ना है, लेकिन चुनाव लड़ाने के लिए विधायक चाहिए, चुनाव लड़ाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए। अब विधायक भी नाराज है, कार्यकर्ता भी नाराज है, बड़े बड़े क्षेत्रीय स्तर पर जातिगत नेता भी नाराज है, कुछ सहयोगी भी नाराज है। तो अब ये काम कौन करेगा? गार्जियन करेगा। तो गार्जियन कौन है? केंद्रीय नेतृत्व है। तो केंद्रीय नेतृत्व उस चीजों को सेटल डाउन कर रहा है ताकि 1-2 महीने के बाद जब चुनाव का ये बिगुल बजाए कहीं से, तो चाहे बनारस से चाहे अयोध्या से, तो वो एक बहुत स्मूथ और एक बढ़िया हो। जहां तक विपक्ष की बात है, देखिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी से भटकेगा वो विपक्ष में समाजवादी पार्टी पास जाके बैठ जाएगा, और समाजवादी पार्टी बारीक नजर रखी हुई है, जो नाराज होगा उनके पास आएगा। समाजवादी पार्टी पुरानी ओबीसी बेस वाली पार्टी है। तो बात, और जहां तक बात जतिन प्रसाद की, तो जतिन प्रसाद का कोई खास ऐसा प्रभाव नजर नहीं आता है। हाँ, नहीं, उसमें भी बड़ी दो राय है सर। कुछ कहते हैं कि हाँ ब्राह्मण चेहरा है, ब्राह्मण का वोट है, दूसरा कहते हैं कि इतने बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं तो फिर धौरहरा क्यों आ रहे, शाहजहांपुर के 14, 17, 18 क्यों आ रहे। ये उन पर खैर में उस पर एक डिबेट हो चुकी है सर। मैं लौट रहा हूं उस पर। रज़ीक बदूद साहब, आपके पास आ रहा हूं। अब्बास जी,
रज़िक, वदूद साहब ने जो बात कही बहुत अहम है, लेकिन वजूद पर सवाल आपके पार्टी के लेकर मैं पूछ रहा हूं आपसे। मेरा सवाल ये, सिर्फ इतना भर कह देने से कि हम अपने दम पर लड़ेंगे, हम जीत कर दिखा देंगे। सर आप देखिए, उधर अनुराग जी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, इधर मनीष जी की अपनी रणनीति चल रही है, आप कहीं पिक्चर में नजर नहीं आ रहे, क्यों? कांग्रेस पार्टी ग्रास रूट पे अपना संगठन मजबूत कर रही है। हमारी नेता लगातार सबसे संपर्क में है। आज भी हमारी पार्टी बहुत सारे लोगों ने ग्रास रूट कौन सा सर? गांव में जहां समाजवादी नेता है हमारे अनुराग जी बता रहे थे। नहीं, देखिए ये फैसला तो जनता को करना है कि जनता को किसको चुनना है। निश्चिंत ही भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। हर मोर्चे पे सरकार विफल हुई है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, किसी भी आप सेक्टर को ले लें, बुरा हाल है। हमारी पार्टी इस देश की बात करती है, विकास की बात करती है। आप कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण को ले आएंगे, ये ठाकुर को ले आएंगे, ये इनको ले आएंगे, वो उनको ले आएंगे, किसी को ले आए, लेकिन जनता नहीं इनके साथ आने वाली है। हर समुदाय, हर संप्रदाय का व्यक्ति, वो किसी भी धर्म का हो, वो भारतीय जनता पार्टी की जो विभाजनकारी सरकार रही है, जिसने विनाश किया है, उस सरकार के खिलाफ वोट देने जा रही है 2022 में। निश्चिंत है। अब्बास जी देखिए, अच्छी बात यह है कि आप अपनी बारी आने पर कहते हैं, किसी को टोकते नहीं, लेकिन दिक्कत यह है सर, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि ऐसा क्या करने वाले हैं कि जनता आपके साथ है, तो वो आप नहीं बता रहे हैं कि रणनीति क्या रहेगी। खैर मैं उस पर आता हूं आपके पास, हो सकता है कि अभी कोई रणनीति फाइनल हो रही हो या फाइनल लाइन अभी आनी बाकी हो, फिर आप बेहतर बताएंगे। प्रवक्ताओं की भी अपनी लिमिटेशन होती है, पार्टी लाइन जो होती है उस पर। मैं अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी, मेरा आपसे एक सवाल, सर विपक्ष में रहते हुए छोटे छोटे दल को आप आमंत्रित तो कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सत्तारूढ़ दल पद दे सकता है, मंत्री पद मिल सकता है, सीटें मिल सकती हैं, आपके पास सिर्फ देने को सीटें हैं और कुछ नहीं। देखिए, आप एक चीज मान के चलिए, जो हिंदुस्तान है ना, ये बहुत पद के लालच में नहीं होता है। इसको अपनी आइडियोलॉजी और उसको अपना सम्मान मिल जाए, स्वाभिमान मिल जाए, तो कुछ भी करने को तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी में सम्मान स्वाभिमान है कहां? देखा ही होगा आपने, दो नेता की मीटिंग में बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा होगा कि किसकी हालत कैसी थी। ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि स्वाभिमान से समझौता कैसा? जैसे मनीष शुक्ला जी बैठे मेरे भाई की तरह है, मैं कह रहा हूं ना, भाई मेरे, आप कब तक चद्दर बिछाओगे? भाई ऊपर से आपके ऊपर नेता आके ब्राह्मण नेता ला दिया जाएगा, और आप इतने उच्चकोट के ब्राह्मण, और आपको चद्दर बिछाना है क्या? 20 साल से भारतीय जनता पार्टी में आप हैं, दिल्ली वाले आपके ऊपर थोप देंगे। कब तक दिल्ली वाले आपके ऊपर नेता थोपते रहेंगे और आप उसको ऐसे उनके एहसान पे दब के उनके नीचे दबे रहेंगे? अरे आप भी तो बताइए ना कि आपका भी वजूद है उत्तर प्रदेश के अंदर में, आप भी ब्राह्मण चेहरा हैं, आपको एमएलसी बना के मंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता, जब इतने सालों से आप हमसे लड़ रहे हैं? एक तो आज अनुराग जी मनीष शुक्ला और चद्दर के पीछे पड़ गए हैं। हाँ, आज लगता है पूरी डिबेट में वो इसी को अहम। दूसरी बात, बार बार अगर भारतीय जनता पार्टी से आप पूछोगे तो भारतीय जनता पार्टी एक ही बात कहेगी, हम हमेशा जनता की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, एक्सप्रेस की बात करेंगे, मेट्रो की बात करेंगे। जनता कोरोना से जूझ रही है, महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी जूझ रही है, हम इसकी चर्चा करेंगे। बीजेपी वाले किसकी चर्चा करेंगे? सैफई, नेताजी, अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी। फिर दोबारा पूछोगे, फिर कहोगे सैफई, नेताजी, अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी। फिर पूछोगे, फिर बोलेंगे समाजवादी पार्टी, अखिलेश। तो अनुराग जी, आपने जब ये 3 बार रिपीट कर दिया, मैं आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा मनीष शुक्ला जी, क्योंकि अब सीधा आपसे पूछा तो आप बताइए। मनीष जी 30 सेकंड बोले सर। आपको चुना है तो जनता के बारे में बात करना है आपको। क्या अनुराग जी 1 मिनट, क्या जनता के बारे में बात नहीं 1 मिनट 30 सेकंड। समस्या का समाधान करने के लिए, जनता की समस्या का समाधान। आसिफ जी बोलिए। मैंने पूरे चर्चा में इनकी सारी बातों का जवाब दिया। मैं अंतिम बात ही कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो 2 दिन बैठकें की हैं, वो उत्तर प्रदेश के विकास का खाका खींचा है। कोरोना काल में जो केंद्र की सरकार की मदद मिली है, उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। और आगे आने वाले दिनों की जो चुनौतियां हैं उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की, उसके लिए क्या निर्णय लिया जाए, क्या खाका बनाया जाए,
उस पर चर्चा हुई है, जिससे उत्तर प्रदेश का विकास हो। हम किसी परिवार की पार्टी तो है नहीं कि परिवार का विकास हो गया तो पूरा हो गया। ये अब मुझे लगता है कि वो फिर परिवार पर जाएगा, फिर वो चद्दर सफाई और सब कुछ लौट आएगा। तो एक जात के लोगों को नौकरी दे दिया तो काम हो गया। नहीं ठीक सर, मनीष जी मुझे लगता है कि निकल गया आप जो इस डिबेट से निकलना था, जितनी अहम चीजें, बाकी तो फिर वो हो जाएगा, फिर सब रायता फैल जाएगा सर ज्यादा। बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी, अनुराग जी, अब्बास जी, रज़ीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, वक्त देने के लिए। देखिए आज जो 2 दिन का दौरा खत्म हुआ, दिल्ली दौरा सीएम का, उसमें सवाल यह है कि बैठकों में हुआ क्या, निकला क्या। तो आपको कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, सब आपको मालूम चल जाएगा कि अनुप्रिया पटेल ने क्या मुलाकात, क्या मांगे रखी मुलाकात में, उस पर क्या एक्शन हुआ। संजय निषाद अगर मिले, क्या मांगे रखी तो उस पर क्या एक्शन हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार पर से सस्पेंस खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कुछ वक्त, थोड़ा सा ही वक्त है, क्योंकि बहुत लंबा वक्त ज्यादा इनमें लिया नहीं जाएगा, चुनाव नजदीक है इसलिए, और थोड़े से इंतजार के बाद इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। बहुत छोटा